नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 36 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 36 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता की जाती है, उसको जो प्रेजाइड किया जाता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है उसको बुलाता कौन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 108, अनुच्छेद नंबर 108 क्या बात करता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। अगर आप भी एचपी टेट जून की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस, जो क्लास लाइव रहेगी सेम क्लास एज इट इज़ आपको रिकॉर्डेड भी मिलने वाली है। सेम एज इट इज़ लाइव क्लास, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको। और साथ में हम दे रहे हैं आपको इस बैच के साथ फ्री हैंड रिटन नोट्स। ये बैच जो है वो आपके लिए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में रहने वाला है। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत की जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है, क्योंकि बात लोकसभा की अध्यक्ष की ही कर रहे हैं, तो भारत की जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, या कभी कभार जीवी मावलंकर भी ऑप्शन में आता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो भारत की थी वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। लेकिन वर्तमान में कौन है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में है ओम बिरला। वर्तमान में जो ओम बिरला है जो कि राजस्थान की कोटा शहर से कोटा लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ भारत की ऑप्शन में, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात की गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करूँ तो ये भारत की ऐसी राष्ट्रपति है, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति। तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। किस जनजाति से आती है? संथाल ट्राइब से आती है, इस बात को आपने याद रखना। भारत का उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है? तो वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब परीक्षा वाला पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। और अगर इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया फिर भी आप गलत करेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो भारत की जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी है वर्तमान में, इस बात को आपने याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, उपराष्ट्रपति जो है वो कौन है, आपके जगदीप धनखड़ जी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का विस्मार्क कौन था। तो अगर बात की जाए भारत की विस्मार्क की, तो भारत की विस्मार्क के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। देखिए अगर मैं सरदार पटेल की बात करता हूँ तो इनको भारत के बिस्मार्क और भारत में इनको लोह पुरुष के नाम से भी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आयरन मैन के नाम से, लोह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है। तो सरदार पटेल को ही लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री भी थे, इस बात को आपने याद रखना। ये भी क्वेश्चन टेट में बहुत बार पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या पहले गृह मंत्री कौन थे, तो वो भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, इस बात को आपने याद रखना। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सरदार पटेल के द्वारा दिया गया है, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए अगर सरदार पटेल की मैं बात करता हूँ तो इनको जो सरदार की उपाधि है वो कब मिली थी, ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत बार रेट में आया है। तो इन्होंने एक सत्याग्रह चलाया था, बारदोली सत्याग्रह। कब चला था बारदोली सत्याग्रह? ये चला था 1928 में। इसी बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी, इस बात को आपने याद रखना। ऑप्शन में दिया है तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करता हूँ तो इनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, इस बात को आपने याद रखना। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 न्यूज़पेपर चलाए गए थे, एक केसरी और दूसरा मराठा। तो केसरी और मराठा जो
न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, वो किसके द्वारा चलाए गए थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाए गए थे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन में एनी बेसेंट का नाम भी दिया है। एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, जो कि 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कोलकाता में, इस अधिवेशन में बनाई गई थी। इसके अलावा गोखले, गोखले कौन है? यह है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करता हूँ तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है, पॉलिटिकल गुरु है, इस बात को आपने याद रखना। तो इन दो क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे हैं। और अगर आप इसी प्रकार हमारे बैचेस ले रहे हो तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जीके पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट आपसे पढ़ाया जाएगा और हर एक चीज़ आपके लिए वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में 4 से 5 बार आ गया है। पिछले साल जून में आया था, तो हो सकता है दिसंबर में नहीं आया था, तो हो सकता है इस बार रिपीट फिर से हो जाए। तो कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सनराइज उद्योग के नाम से जो उद्योग जाना जाता है वो जाना जाता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सनराइज उद्योग इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर कोयला उद्योग भी दिया है। कोयला उद्योग के बारे में तो क्या ही बात करेंगे, लेकिन कोयले के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो अगर मैं कोयले की बात करता हूँ तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? तो वो जो पाया जाता है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए, भारत में किस प्रकार का, किस टाइप का जो कोयला है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस टाइप का जो कोयला है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये अगर मैं बात करता हूँ, ये जो कोयला होता है ये मध्यम गुणवत्ता वाला होता है, मीडियम कोयला होता है। बिजली वगैरह जो बनती है का जो उत्पादन होता है वो भी बिटुमिनस कोयले से ही होता है। और भारत में किस प्रकार का कोयला पूछा जा सकता है तो बोलेंगे बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा होता है? तो वो होता है एंथ्रेसाइड। क्या बोलेंगे भैया? एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड जो कोयला है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है। और अगर बात की जाए लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट निम्न गुणवत्ता वाला होता है। तो एंथ्रेसाइड, लिग्नाइट और विटुमिनस तीनों याद रखने हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। और झारखंड में जो है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो अगर मुद्रा राक्षस की बात करता हूँ तो मुद्रा राक्षस जो किताब है, ये किताब लिखी गई थी विशाखा दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा। अच्छा, कौटिल्य ऑप्शन में दिया है, कौटिल्य के द्वारा भी कोई किताब लिखी गई होगी? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन को पढ़ना हमारा सर्वोपरि धर्म है। तो कौटिल्य के द्वारा, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा बाणभट्ट, अगर मैं बाणभट्ट की बात करता हूँ तो बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखी है? तो बाणभट्ट के द्वारा किताब लिखी गई है हर्षचरित और कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी जो है वो किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। इस बात को आपने याद रखना। कालिदास के द्वारा तो बहुत सारी लिखी गई है। कालिदास के द्वारा कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो याद रखना है, कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम ये लिखा गया किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ फेमस बुक्स है जो यहाँ पर किसी कवि ने लिखी है, जैसे कि आपका शाहनामा। शाहनामा जो लिखा है वो फिरदौसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। यामा लिखी है महादेवी वर्मा ने। और हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। एक है पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने, या ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपका, जैसे कि आपका 10 कुमार चरित्र, ये जो किताब लिखी है वो दंडी के द्वारा लिखी गई है। राज तरंगिणी की बात करता हूँ तो एक कल्हण ने लिखी है। नेचर की ओर लिखी है मोरारजी देसाई। अमर कोश लिखी है अमर सिंह। सूर सागर और साहित्य लेरी 2 किताबें बहुत बार पूछी गई है, सूरदास के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक बुक है एरिया ऑफ डार्कनेस। तो एरिया ऑफ डार्कनेस किताब लिखी है वीएस नायपाल। तो ये कुछ फेमस बुक्स है जो मैंने आपको बताई, जैसे कि महाभारत और भगवत गीता, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो महाभारत और भगवत गीता जो है ये महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। तो बहुत सारी किताबों की हमने यहाँ से बात की है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ऐसे कौन से सिख गुरु हैं जिनके द्वारा फारसी भाषा में जफरनामा को लिखा गया था? तो ये थे श्री गुरु गोविंद सिंह। अब आप बोलेंगे कि जो गुरु गोविंद सिंह है वो सिखों के कौन से गुरु है? तो अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। इस बात को आपने याद रखना। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1666 ईस्वी में पाटलिपुत्रम, कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्रम पटना में हुआ था। इस बात को आपने याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटना में हुआ था। अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
उसी प्रकार ऑप्शन में बात करते हैं तो गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे, इस बात को आपने याद रखना। आरंभिक नाम इनका भाई लहना था, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए अगर इनकी बात करें तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है उसका आविष्कार किया था, इस बात को आपने याद रखना है। और इन्होंने जो गुरु नानक देव जी के द्वारा जो चलाई गई जो लंगर प्रथा थी उसको स्थायी बनाया था, मतलब वो परमानेंट रहेगी। तो लंगर प्रथा को स्थायी बनाने वाले सिख गुरु तो बोलेंगे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के बारे में याद रखना कि ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे, इस बात को आपने याद रखना। गुरु रामदास, अगर गुरु रामदास की बात करें तो गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे, इस बात को आपने याद रखना है। तो चौथे गुरु जो थे वो थे गुरु रामदास। रामदास के बारे में भी कुछ मैं बता देता हूँ गुरु रामदास जी के बारे में। गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु थे और इनके जो बचपन का नाम था वो जेठा था। और इनके द्वारा ही, गुरु रामदास जी के द्वारा ही जो है वो जो आपका अमृतसर शहर है उसकी स्थापना की गई थी, इस बात को आपने याद रखना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार ऑप्शन में गुरु हर राय दिया। अगर गुरु हर राय की बात करें, ये सिख धर्म के 7वें गुरु थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिख गुरु हैं जो आपको सीरियल वाइज पता होने चाहिए। तो पहले सिख गुरु है जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की वो गुरु नानक देव है। दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव है। तीसरे सिख गुरु गुरु अमरदास जी थे। चौथे गुरु थे गुरु रामदास। पांचवें थे गुरु अर्जन देव। छठे थे गुरु हरगोविंद। सातवें थे गुरु हर राय। आठवें थे गुरु हरकिशन। नौवें थे गुरु तेग बहादुर और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से याद रखेंगे, परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उस सिख गुरु का नाम बताओ जिसके द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई। तो आदि ग्रंथ की जो रचना है वो सिख धर्म के 5वें गुरु आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जन देव के द्वारा की गई। और जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर जो हरमिंदर साहिब, जो गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण है तालाब के मध्य, जो हरमिंदर साहिब जिसको आप कहेंगे, तो वो उसका निर्माण भी जो है इनके द्वारा ही करवाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये कोई सा क्वेश्चन भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चतुर्थ विश्व किन देशों का समूह है। तो जो चतुर्थ विश्व है, विच कंट्रीज आर ग्रुप ऑफ फोर्थ वर्ल्ड। तो फोर्थ वर्ल्ड है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तेल उत्पादक देश। तो जितने भी तेल उत्पादक देश है वो भैया चतुर्थ विश्व के देशों का जो है क्या एक समूह है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो अगर मैगस्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाए। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की जो है वो नींव रखी जाती है। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करता हूँ तो इसके द्वारा 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम राजा कौन थे, बहुत बार टेट में पूछा गया है। तो इनका नाम था धनानंद। तो धनानंद को इनके द्वारा हराया जाता है और धनानंद को हराने के बाद 322 ईसा पूर्व में इनके द्वारा जो है वो क्या की जाती है, मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, तो यूनानी कुछ लेखक थे, एक था प्लूटार्क और दूसरा था जस्टिन। तो प्लूटार्क ने इनको कहा था एंड्रोकोर्स। तो एंड्रोकोर्स के नाम से भी किसको जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और दूसरा जस्टिन जो यूनानी लेखक था उन्होंने कहा था इसको सेंड्रोकोर्स। तो दोनों बातें याद रखना, एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोर्स के नाम से किस मौर्य राजा को जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य पर या मगध पर आक्रमण किया गया था 305 ईसा पूर्व पर, उसको भी जो है इसने हरा दिया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ये मैगस्थनीज था ना भाई, वो सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और बाद में जो है जो आपकी जो ये होती है कार्नेलिया किसकी बेटी होती है, सेल्यूकस निकेटर की, इससे विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य। पहला विवाह जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का वो दुर्धरा से हुआ था। ऑप्शन में अशोक दिया गया है, तो अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, इस बात को भी आपने याद रखना है। और अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म, इनका एक व्यक्तिगत धर्म था, इसने अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए जो है वो श्रीलंका के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर अशोक की स्पेसिफिक रूप से मैं बात करूं तो इनका जो 13वां अभिलेख है उसमें जो है कलिंग युद्ध की भी चर्चा की गई है। तो ये सीधा क्वेश्चन आता है कि 13वें अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है अशोक के, तो उसमें की गई है कलिंग युद्ध की चर्चा। आपका सांची का स्तूप है वो भी अशोक ने बनाया है, इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
समुद्रगुप्त के बारे में, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अब क्वेश्चन बोलेंगे कि इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो इनको जो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया था वो कहा गया था किसके द्वारा, तो इनको भारत का नेपोलियन वी स्मिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त राजा को कहा जाता है, तो वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 राजाओं को हराया था और 12 दक्षिण के 12 राजाओं को, तो इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके दरबारी कवि का जो नाम था समुद्रगुप्त के, वो हरिसेन था। बहुत बार मैं ये आपको बता भी चुका हूँ। इसके अलावा हर्षवर्धन का जो है नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशन द्वितीय से युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और जिसमें हर्षवर्धन की हार होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से पकड़ने हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चौथ क्या है। अगर मैं चौथ की बात करता हूँ तो चौथ जो है वो शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाए जाने वाला जो टैक्स था, एक भूमि कर था, उसको चौथ बोलते थे। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, अगर मैं शिवाजी की बात करता हूँ तो इनका जो असली नाम था वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से इनको जाना जाता था। इनका जो जन्म हुआ था वो 19 फरवरी 1630 के आसपास हुआ था। इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए, इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था शाहजी, बहुत बार पूछा गया है, शाहजी भोसले। और इनकी माता का जो नाम था वो था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। तो माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले। इन्होंने एक युद्ध की नीति अपनाई थी, इस युद्ध का नाम है गुरिल्ला नीति। तो किस मराठा राजा के द्वारा युद्ध को जीतने के लिए गुरिल्ला नीति अपनाई गई थी, तो गुरिल्ला नीति अपनाई गई थी इसके द्वारा शिवाजी के द्वारा। और अगर मैं बात करता हूँ शिवाजी के पुत्र की, तो इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। और अगर मैं बात करता हूँ, संभाजी इनके पुत्र थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में एक वहाँ पर शिवनेर किला है, तो उसी शिवनेर किले में इनका जन्म होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। बहुत जल्द आपके बीच साइकोलॉजी की जो वीडियो है, मनोविज्ञान की वीडियो भी अब मैं शुरू कर दूंगा। तो हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।